हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सर ये सब सोच रहे होंगे कि आज दोनों साथ में कैसे आ गए। हमेशा तो अलग अलग आते हैं रिवीजन लेने के लिए, आज साथ साथ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। आप सभी को पता होगा कि सीए के रिजल्ट्स हाल ही में डिक्लेयर हुए और पेनॉर्मिक एजुकेशन से सीए इंटरमीडिएट के एक साथ पूरे 8, एक नहीं दो नहीं 8 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी यूनिक एंड डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट। तो देयर बाय हमने ये सोचा क्यों ना हम एक इंटरैक्टिव सेशन रखें आपके साथ और आपके साथ भी शेयर करें कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज बनाई थी इन 8 ऑल इंडिया रैंकर्स ने एंड आपको भी उस गाइडेंस से इसी चीज को मैनिफेस्ट करने का मौका मिले। इसीलिए हम एक एक करके फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक नंबर 7 अक्षत बेरीवाला से कुछ सवाल पूछेंगे और एक करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो वी हैव विद अस ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी डन इट, और स्टूडेंट्स के अक्सर जो नॉर्मल मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये आपके लिए एक एफएक्यू गाइड की तरह वर्क करेगा अबाउट योर इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस, जिससे कि आप उसको कैसे एस कर पाए। ऑल राइट, हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 7 होल्डर अक्षत बेरीवाला और ऑल इंडिया रैंक 20 भूमिका बंसल। मैं पहला सवाल तुम दोनों से ये पूछना चाहूँगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कंसर्न होता है कि जब आईसीआईसीए इंटरमीडिएट की इतनी टफ एग्जाम आप दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई वेटेज नहीं होता है और अक्सर कुछ उथल पुथल आईसीआई करती रहती है। और हमने इस बार के पेपर के भी ट्रेंड में देखा कि अकाउंट्स में पेपर काफ़ी लेंदी था, कॉस्टिंग में थोड़ा एबीसी को सीबीए कर दिया गया था, तो उसको आपने ड्यूरिंग द पेपर और आफ्टर द पेपर कैसे मैनेज किया? अब रिजल्ट के बाद तो हमें पता ही है कि तुमने अच्छा मैनेज किया, क्योंकि आई थिंक दोनों ने ही 80+ दोनों ही सब्जेक्ट में स्कोर किए और कॉस्टिंग में तो भूमिका आपके 90 आए हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको ड्यूरिंग द पेपर और आफ्टर द पेपर उस एग्जाम के दौरान कैसे मैनेज किया था? सर ड्यूरिंग द पेपर ऐसा था कि सर पेपर ट्रिकी हो तो भी उसको जब पढ़ा तो ये देखा कि क्या क्या आ रहा है और उसको लिखना स्टार्ट किया। ये नहीं कि बैठ के सोचते रहे कि ये नहीं आ रहा, ये कैसे करना है, तो हमेशा लिखना स्टार्ट किया तो एंड तक जाके हमने लास्ट में पेपर में देखी तो अच्छा ही बन जाता था सर वो। और एक टाइम लिमिट का हमने हमेशा ध्यान रखा कि 1 मार्क के लिए हमने 1.5 मिनट से ज़्यादा देने ही नहीं है, ताकि एक ऐसा हो कि लेंथी पेपर हो तो जितना आता है हमने उतना लिख लेंगे हम वैसे। और सर पेपर के बाद का तो सर जैसे हमेशा आप लोगों ने भी हमको यही बोला है कि पेपर पहले फोड़ो फिर फाड़ो। ठीक है, सो ये अक्सर कंसर्न रहता है। मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या थोड़ा बहुत डर लगा था? सर एकदम डर लगा था सर। डर लगना नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। जैसा इन्होंने बताया कि टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें जो पहले चीज़ें आए वो मैनेज करते रहना है। ये कोई बहुत बड़ा वैसे सुनने में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब हम पेपर के दौरान उसको मैनेज कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके ग्रेट। सो अब हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 28 निकिता बंसल एंड ऑल इंडिया रैंक 30 केशव अग्रवाल। जनरली सीए इंटरमीडिएट के बच्चों में एक सवाल बहुत कॉमन होता है, सर कुछ सब्जेक्ट्स है ना बहुत लेंदी है, समुंदर है सर, समुंदर खत्म ही नहीं होते हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा लगता ही नहीं है इनका कभी अंत आएगा। जब तक इनका अंत आता है तब तक ऐसा लगता है पुराना वाला भूल गए। सो सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, जहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, उन्हें इन्होंने कैसे हैंडल किया, इनसे ही समझते हैं। जब इन्होंने इतने वंडरफुल स्कोर्स टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में 70-75 जैसे स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं। सो निकिता, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इतने बड़े सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने की? सर मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जब भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला, सपोज कभी 4 की जगह कम क्लास है या कभी संडे को ब्रेक है, तो टैक्स जैसे लेंदी सब्जेक्ट्स ले लिए ताकि हम लिमिट्स ना भूलें, और जो लिमिट्स डिफिकल्ट है वो कंटिन्यूसली 2 डेज रिवाइज करें ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। ओके ग्रेट। और केशव, आपने क्या किया? मेरी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बस इतनी सी थी कि ज़रूरी नहीं है 5 हेड पे मैं फोकस करूं, लेकिन मैंने वेटेज वाइज फोकस किया। जैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन और टीडीएस टीसीएस हर चैप्टर को उठाया, तो वो वेटेज वाइज जाके मैंने ऐसा अच्छा स्कोर किया। और उस लास्ट 1.5 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी फिर निकिता? सर वेटेज वाइज स्टार्ट किया मैंने कि जितना ज़्यादा वेटेज है वो पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म कर लूँ ताकि बाद में मुझे स्ट्रेस ना हो। ऐसे करते करते मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो ही गया था। ओके केशव, आपने? मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखी थी कि मुझे कौन से मेन टॉपिक्स वो 1.5 डे में उठाना है, तो मैंने वो मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया।
मेरा ये स्कोर लाने के लिए। बच्चों इसका मतलब अगर आप बहुत गौर से इनके आंसर सुनोगे ना, आपको एक ही वर्ड समझ में आएगा, दैट इज प्लानिंग। आपको शुरुआत से ये सब चीजें सोचनी होगी कि मुझे उस लास्ट के 1.5-2 महीने में क्या करना है, उस 1.5 दिन क्या करना है, ताकि आप तैयार रहो, आपकी स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ है अब ऑल इंडिया रैंक 33 अमन अग्रवाल एंड ऑल इंडिया रैंक 35 अक्षत गोयल। भाई लोगों, तुम दोनों से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या तुमने कोई टेस्ट वगैरह दी थी क्या एग्जाम से पहले, एंड डिड इट रियली हेल्प? हाँ सर, जो मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी पैनोरामिक एजुकेशन के द्वारा, वो हमने पूरी दी थी। मैंने तो पूरी 8 दी थी सीक्वेंस में। तो इसका बेनिफिट मेरे को जरूर मिला कि मेरे को पहले ही पता चल गया कि ये मेरे वीक एरियाज है, यहाँ पे मेरे को और वर्क करने की जरूरत है, या फिर ये थोड़े से स्ट्रेंथ है, ताकि जो 1.5 डेज हमें बाद में मिलते हैं उसमें हम पहले से प्री प्लान करके रख सके कि कौन से एरियाज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मतलब बाद में हमें एक स्मूथ जर्नी मिले और एक स्मूथ हम सारे एग्जाम्स को लिख पाए वहाँ पे। और अमन? कभी कभी कोई क्वेश्चंस उसमें रिपीट हो जाते थे, जैसे मैंने भी सारे 8 पेपर की टेस्ट दी थी और उसमें से कभी कभी कोई क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे एग्जाम्स में, जैसे हमने इस एग्जाम में भी देखा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और हमको टाइम का भी पता चल जाता था कि कौन सा पेपर कितने टाइम में लिखना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाता था। सो ये हमने भी कई बार देखा है कि आपको वो 3 घंटे की प्लानिंग के लिए जो 1.5 डेज हमें मिलते हैं उसको प्लान करना पड़ेगा, और वो 1.5 डेज को कैसे प्लान करना है उसके लिए ये जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होती है उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब विशेष ध्यान रखें। तो चलिए, अब हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 38 होल्डर सिद्धार्थ कपाड़िया एंड ऑल इंडिया रैंक 50 कृतिका सिंघल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, क्योंकि अक्सर ये पार्ट भी रहता है कि इतना लंबा सिलेबस तो अक्सर टेंशन बहुत होती है। वैसे तो हम बोलते हैं चिंता नहीं चिंतन करो, लेकिन लाजमी है कि स्ट्रेस होता ही है। तो तुम दोनों ने उसको कैसे ओवरकम किया था? सर, एक सीए एस्पिरेंट की लाइफ में हमेशा स्ट्रेस आता ही है कोई ना कोई पॉइंट पे, बट मेरी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कि मैं प्रॉपर स्लीप लूँ, प्रॉपर फूड लूँ और मैं अपना खुद का मी टाइम एंजॉय करूँ। साथ में मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ बात करती थी ताकि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए पढ़ाई का, और जब भी डिमोटिवेटेड फील हो तब टीचर से बात कर लो ताकि वो मोटिवेट कर दे। सो तबीयत का विशेष ध्यान रखना है हम सभी को ही, जो कृतिका ने भी किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। एंड सिद्धार्थ? सर, जो हमारी 1 साल की जो हमारी इंटरमीडिएट की जर्नी होती है उसके अंदर है ना, ऐसा होता है कि ना हमारा पोर्शन कैसे ख़त्म हो, उस चीज़ का लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस कि है ना, तुम्हें ना कितना कैसे तुम करोगे, तो उस चीज़ का तुम स्ट्रेस ना लेके तुम करंटली तुम प्रेजेंट पे अगर फोकस करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये भी एकदम सही बताया, क्योंकि कई बार हमने भी ये देखा है कि जो पुराना हो चुका है तो सबको ऐसा रहता है कि अरे वो तो याद ही नहीं रह रहा। क्या तुम्हें भी ऐसा इश्यू फेस होता था? हाँ सर। सो ये भी बहुत नॉर्मल बात है, उसका भी टेंशन ना लें। Thinking makes our reality. Keep believing in manifestation and you will get your desired result. एग्ज़ाम के 1.5 डेज हमें पहले से प्रिपेयर करके रखने चाहिए। पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस तो हो गई, सो गिव सपोर्ट एंड गेट सपोर्ट एंड चेरिश द जर्नी। It is very important to mark important. याद रखें। टाइम तो सबके पास उतना ही है, उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे वही तो गेम है। ये एक टेस्ट मैच है, टिके रहना जरूरी है।